हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय लीगल लाइफ। आज हम पढ़ेंगे द मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर्टिकल इन आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 15, जिसमें मूवी बन चुकी है। आर्टिकल 15 बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल इसलिए है क्योंकि जब हम इसका फिलॉसफी पढ़ेंगे, क्या इंपॉर्टेंट था, इसे क्यों ज़रूरी था इस आर्टिकल को एज अ फंडामेंटल राइट्स बनाना हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। होता क्या था, जैसे आप लोग जानते ही हैं कि हमारे देश में बहुत पहले इतना ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन था रीजन को लेकर, मेल फीमेल को लेकर, जात पात को लेकर, काले गोरों को लेकर, प्लेस ऑफ बर्थ को लेकर। मतलब इतना ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन था कि कोई लोग अगर इंडिया किसी को दूसरे कोने से हैं या किसी दूसरे कोने से, तो दोनों मतलब इतना कि तुम उस जगह से हो तो तुम अलग हो गए हैं, हम इस जगह से हैं अलग हो गए हैं। ये रिलीजन में तो एक्सट्रीम डिस्क्रिमिनेशन था कि एक धर्म के लोग दूसरे धर्म के साथ बैठते नहीं थे, एक धर्म के लोग दूसरे धर्म के साथ खाते नहीं थे। और द मोस्ट सबसे ज़्यादा अगर कोई खतरनाक डिस्क्रिमिनेशन जो हमारे देश में था वो था फीमेल को लेकर, मेल को लेकर, और द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज कास्ट डिस्क्रिमिनेशन। जात पात का डिस्क्रिमिनेशन, जात पात का इतना ज़्यादा था कि लोग अगर किसी तालाब में अगर किसी कास्ट का इंसान पानी पी लेता था तो उस कुएं को लोग टच नहीं करते थे। कुछ कास्ट के आदमी उस कुएं को टच नहीं करते थे, यहाँ तक कि जो अलग कास्ट के लोग होते थे उसको एज अ ह्यूमन मतलब ट्रीट भी नहीं करते थे। यूपी में भी अभी केस हुआ था जिसमें जितने कुछ लोग थे, कुछ कास्ट के लोग थे, उनको घोड़े पे बैठकर बारात निकालने के लिए मना किया गया था ये बोलकर कि तुम नीचे कास्ट हो। क्या ये नीच ऊंच का जात, ये नीच ऊंच का पात, ये सब मतलब इतना ज्यादा भरा हुआ था कि एक देश को आगे बढ़ाने के लिए इसे खत्म करना बहुत जरूरी था। एक इंसान को इंसान समझना तभी मुमकिन होगा जब उसे आप जात पात की नजर से नहीं, एक इंसानियत की नजर से देखिए। इतना ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन था कि लोग मतलब फीमेल को तो आप घर से बाहर निकलना ही अलाउ नहीं था। अब वो मतलब उनको ना पढ़ना अलाउ था, उनको ना अपने मन का करना अलाउ था, उनके मन से शादी नहीं किया जाता था कि उनको जो पसंद है उनसे शादी नहीं कर सकती थी। मतलब इतना ज्यादा उनको ये किया जाता था, इनइक्वालिटी था कि आप बता नहीं सकते हैं। तो इसे हटाने के लिए, इसे खत्म करने के लिए आर्टिकल 15 को हमारा फंडामेंटल राइट बनाना बहुत जरूरी था। और जिसके कारण कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने आर्टिकल 15 को एज अ मतलब कह सकते हैं आप आर्टिकल 15 को मतलब द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंडामेंटल राइट्स भी आप कह सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आर्टिकल 15 है क्या, इसके साथ कितने लैंडमार्क केसेस हैं, वो सब पढ़ेंगे आज हम। और एज अ लेमैन आप जरूर पढ़ें क्योंकि आप इंडिया में रहते हैं और आपको ये सब आर्टिकल मालूम होना चाहिए। चाहे वो किसी भी रिलीजन का हो, चाहे किसी भी कास्ट का हो, उसे मालूम होना चाहिए कि मेरा संविधान मेरे साथ खड़ा है। चाहे हम किसी कास्ट के बिलोंग करते हैं, हम इंडियन हैं और हम सब बराबर है और सबका हकदार एक है। आर्टिकल 15 में बेसिकली 6 क्लॉज है। पहले 5 थे, एक अब 2019 में ऐड किया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द फर्स्ट क्लॉज कहता है द स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन ऑन ग्राउंड ओनली ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ और एनी ऑफ देम। इस क्लॉज में दो वर्ड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। द फर्स्ट इज डिस्क्रिमिनेशन एंड द सेकेंड इज ऑनली। ऑनली इसलिए दिया गया, इसे एक्सक्लूसिव इसलिए दिया गया क्योंकि ये आर्टिकल 15 एग्जॉस्टिव इन नेचर है। मींस ये जो पांच वर्ड जो दिए गए हैं, रिलीजन, कास्ट, रेस, सेक्स, प्लेस एंड प्लेस ऑफ बर्थ और एनी ऑफ देम, ये जो 5 वर्ड है, 5 वर्ड के अलावा अगर डिस्क्रिमिनेशन होता है तो आप उस डिस्क्रिमिनेशन को आर्टिकल 15 में फॉल नहीं करा सकते हैं। अगर किसी इंसान को रेस या रिलीजन, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ में अगर डिस्क्रिमिनेशन होता है तब आप आर्टिकल 15 के द्वारा उसका हेल्प ले सकते हैं। लेकिन इसके अलावा अगर किसी और चीज में डिस्क्रिमिनेशन होता है, जैसे रेसिडेंस को लेकर डिस्क्रिमिनेशन है, रेसिडेंस इज टोटली डिफरेंट थिंग कंपेयर टू प्लेस ऑफ बर्थ, उस पे स्टेट को दिया गया कि आप उसे रेसिडेंस को फेवर कर सकते हैं। लेकिन अगर इस 5 में किसी को फॉल करता है, डिस्क्रिमिनेशन होता है, तो आप आर्टिकल 15 का यूज कर सकते हैं। तो हम क्या समझे, ओनली इसलिए दिया क्योंकि ये एग्जॉस्टिव इन नेचर। एंड द सेकेंड इज डिस्क्रिमिनेशन। स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट मतलब कैसा डिस्क्रिमिनेशन? डिस्क्रिमिनेशन एक तरह से एक होता है कि एडवर्स डिस्टिंक्शन, मतलब कि आप कह सकते हैं कि जो लोगों को मतलब इसे हम डिस्क्रिमिनेशन को एक पॉजिटिव नेगेटिव समझते हैं। पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन मतलब कि 10 लोग हैं
8 लोग नॉर्म मतलब एक हेल्दी पर्सन है और 2 लोग हैंडीकैप है, तो 2 लोग को हम स्पेशल प्रिविलेज देंगे ताकि वो 8 लोग के बराबर वो हो जाए, तो इसे हम डिस्क्रिमिनेशन कहेंगे, इसे पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन कहेंगे। अब नेगेटिव डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है कि नेगेटिव डिस्क्रिमिनेशन क्या है कि 10 लोग हैं, 5 गोरे हैं, 5 काले हैं, तो हम 5 गोरे को ज्यादा प्रिविलेज दे रहे हैं, उनको हम बोले सिर्फ 5 लोग ही दौड़ेगा, 5 लोग नहीं दौड़ेंगे, और 5 लोग में ही कोई जीत सकता है, ब्लैक में नहीं जीत सकता। तो ये क्या हुआ, नेगेटिव डिस्क्रिमिनेशन, ये गलत है, ये आर्बिट्रेरी नेचर है, तो ये डिस्क्रिमिनेशन गलत है। पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन की बात करता है आर्टिकल 15, नेगेटिव डिस्क्रिमिनेशन का प्रोहिबिशन करता है। जैसे मेल फीमेल में हम सिर्फ मेल को ले रहे हैं, फीमेल को नहीं ले रहे हैं, तो एज अ सेक्स डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं। हम बोल रहे हैं कि नहीं सिर्फ हिंदू को हम जॉब देंगे, मुस्लिम को नहीं देंगे, ये भी रिलीजन का डिस्क्रिमिनेशन है। हम बोल रहे हैं कि ये कास्ट का इंसान को हम जॉब देंगे, वो कास्ट का इंसान को जॉब नहीं देंगे, ये भी डिस्क्रिमिनेशन है। तो ये डिस्क्रिमिनेशन इन नेचर है। लेकिन पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन, जैसे जॉब में हम वुमेन्स को रिजर्वेशन देकर उसे अपलिफ्ट कर रहे हैं, तो ये पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन है, इसका अलाउंस आर्टिकल 15 में दिया गया है। तो ये वो आर्टिकल 15 क्लॉज 1 और क्लॉज 2 पढ़ते हैं। क्लॉज 2 बात करता है कि जितने भी अभी मैंने बताया, जो आपको रीजन दिया है कि रिलीजन बेसिस पे, रेस के बेसिस पे, कास्ट के बेसिस पे, जितने भी जो मैंने 5 दिया है, अगर इस 5 में अगर किसी इंसान को पब्लिक रेस्टोरेंट जाने से रोका जा रहा है, किसी को होटल जाने के लिए रोका जा रहा है, या कोई शॉप में अलाउंस नहीं किया जा रहा है, पब्लिक इंटरटेनमेंट में अलाउ नहीं कर पा रहा है, तो अगर इसके बेसिस पे उस किसी इंसान के साथ डिसेबिलिटी किया जा रहा है, या लायबिलिटी या रिस्ट्रिक्शन और कोई भी कंडीशन लगा जा रहा है ऑन द ग्राउंड ऑफ उसके सिर्फ वो हिंदू है या मुस्लिम है, या इसलिए ताकि वो किसी गोरा है या काला है, या वो किसी मेल या फीमेल है, तो ये वायलेशन ऑफ आर्टिकल 15 है। और इसका एकदम इसे हटाने के लिए आर्टिकल 15 को डाला गया है। और ये कहता है आर्टिकल 15 क्लॉज 2 कि किसी भी इंसान को, अगर वो चाहे हिंदू या मुसलमान हो, आप कोई भी पब्लिक रेस्टोरेंट में रोक नहीं सकते ऑन द ग्राउंड ऑफ दिस, किसी भी होटल में ऑन द ग्राउंड ऑफ दिस आप किसी को रोक नहीं सकते हैं, किसी को डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते। कोई भी शॉप है, पब्लिक शॉप, उसमें एक्सेस करने के लिए आप किसी को रोक नहीं सकते ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। प्लस द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये सब वर्ड पता है क्यों गया आर्टिकल मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में ये सब वर्ड एक्सक्लूसिव क्यों लिखा गया है? क्योंकि हमारे देश में कहीं ना कहीं पहले ये होता था, कहीं ना कहीं हमारे कुछ लोग थे खराब लोग, हर देश में खराब अच्छे लोग होते हैं। हमारा देश तो बेसिकली ग्रेटेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड था, है भी, और इंशाल्लाह आगे रहेगा। लेकिन कुछ लोग हैं ऐसे जो गलत करते थे, तो इसलिए ये चीज को देना बहुत जरूरी था कि कोई शॉप में ऐसा ना हो कि वो इस रेस का बिलोंग करता है, वो काला है तो उसको अलाउ ना करे, कोई गोरा है तो उसको अलाउ करेंगे, कोई हिंदू है तो उसको अलाउ करेंगे, कोई मुस्लिम है तो उसको अलाउ करेंगे। ये सबको हटाने के लिए, सबको एज अ इंडियन ट्रीट करने के लिए ये देखना बहुत जरूरी था। एंड द सेकेंड इज यूज ऑफ वेल। पहले क्या होता था कि जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि बहुत सारे कुएं, अगर कोई कुआं का पानी है और उसमें अगर कोई एसटी टच कर देते थे, तो जो हिंदू कास्ट के बड़े होते थे या बहुत सारे ऐसे लोग होते थे, वो उनके कुआं को टच भी नहीं करते थे। मतलब यहाँ तक कि पानी पीना तो छोड़ो, उस कुआं को तोड़ के हटा दिया जाता था और उस इंसान को मतलब मार दिया जाता था, ऐसा होता था ये सब प्रैक्टिकली नॉलेज, मतलब प्रैक्टिकली हो चुका है, अनफॉर्चुनेट। फिर बहुत सारे पब्लिक रिजॉर्ट में बहुत लोगों को आना अलाउ नहीं था, ये सब, तो इस सब को हटाने के लिए आर्टिकल 15 क्लॉज 2 को लाया गया। लेकिन द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत आता है, ये हम जानते हैं कि आर्टिकल 15 क्लॉज 1 सिटीजन सिर्फ स्टेट के अगेंस्ट की बात करता है। अगर स्टेट आपका वायलेशन करता है तब आप जा सकते हैं स्टेट कोर्ट। लेकिन आर्टिकल 15 क्लॉज 2 स्टेट एज वेल एज प्राइवेट पर्सन की बात करता है। इट्स मीन कि अगर कोई यूनिवर्सिटी है या कोई प्राइवेट कंपनी है, कोई भी प्राइवेट इंडिविजुअल है, अगर वो किसी इंसान को ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स या प्लेस ऑफ बर्थ को डिस्क्रिमिनेट कर रहा है, तो ये भी आर्टिकल 15 का वायलेशन है। वो भी नहीं कर सकते, प्राइवेट इंडिविजुअल, प्राइवेट कंपनी भी किसी भी इंसान को जॉब नहीं दे सकती, मतलब जॉब नहीं दे सकती है कि ऑन द ग्राउंड ऑफ वो हिंदू से बिलोंग करते इसलिए हम जॉब देंगे, वो मुस्लिम को जॉब नहीं देंगे, वो भी नहीं कर सकते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है। तो चलिए आर्टिकल 15 क्लॉज 2 आपका मुझे हिसाब से लगता है कंप्लीट हो गया। आप आर्टिकल 15 क्लॉज 3 पढ़ते हैं। 1-2 हम पढ़े कि क्या नहीं करना चाहिए, लेकिन हम ये जो आर्टिकल 15 क्लॉज 3 और 4, 5, 6 है, ये सब एक्सेप्शन है आर्टिकल 15 क्लॉज 1 एंड 2 का। आर्टिकल 15 क्लॉज 3 बेसिकली बोलता है कि स्पेशल प्रोविजन फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन। स्पेशल प्रोविजन फॉर वुमेन चिल्ड्रन, अगर देखिए हमने बताया था पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन कि हम एडवांसमेंट ऑफ वुमेन को अपलिफ्ट करने के लिए, वुमेन को मेन के साथ इक्वल बराबर करने के लिए हम उन्हें थोड़ा पुश करते हैं, थोड़ा रिजर्वेशन देते हैं, थोड़ा उन्हें ज्यादा प्रिविलेज देते हैं, ताकि
ताकि वुमेन का अपलिफ्टमेंट हमारे देश में हो। और इसीलिए इसका द बेस्ट एग्जांपल है कि बहुत सारे यूनिवर्सिटी, बहुत सारे यहाँ तक कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट म्यूनिसिपैलिटी में भी आप देख सकते हैं, लोकल मतलब जितने सारे पंचायत होते हैं उसमें वुमेन को 1/3 रिजर्वेशन दिया जाता है उसके सीट्स में। तो ये भी एक तरह का प्रिविलेज है वुमेन को देते हैं ताकि सोसाइटी में वुमेन्स और मेन का इक्वालिटी हो। तो ये पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन, इसे अलाउ, ये एक्सेप्शन है। और इसे आर्टिकल 15 क्लॉज 3 ये स्टेट को पावर करता है कि आप वुमेन्स और मेन चिल्ड्रन के लिए स्पेशल प्रोविजन बना सकते हैं, रिजर्वेशन दे सकते हैं। फोर्थ बात करता है स्पेशल प्रोविजन फॉर एडवांसमेंट ऑफ एनी सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस ऑफ सिटीजन। याद रखिएगा, ऑन ग्राउंड ऑफ सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस ऑफ सिटीजन, ये जिसको मैंने शॉर्टकट लिखा है SEBC, ये हमेशा पूछा जाता है कि आर्टिकल 15 क्लॉज 4 में ऑन विच ग्राउंड हम उसको रिजर्वेशन दे सकते हैं। तो ऑन ग्राउंड ऑफ सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस ऑफ सिटीजन। बहुत जगह पूछता है इकोनॉमिकली, लिख देगा MCQ में कि सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास ऑफ सिटीजन, नहीं, गलत, सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस ऑफ सिटीजन, ये याद रखिएगा। और दूसरा ST SC के एडवांसमेंट के लिए दिया जाएगा। ये भी एक तरह से एक्सेप्शन आर्टिकल 15 क्लॉज 1 2 का, क्योंकि इसका देना जरूरी इसलिए था क्योंकि बहुत सारे ST और SC लोग जो फॉरेस्ट एरिया में रहते थे या जो ट्राइबल पीपल थे, उनको अगर उनको देश में एक बराबर, उनको तो बहुत नीचे से देखा जाता था, बहुत उनके पास कोई राइट्स ही नहीं थे, फंडामेंटल राइट्स ही नहीं थे, बहुत कुछ नहीं था, उनके साथ बहुत वायलेशन होता था, बहुत डिस्क्रिमिनेशन होता था। इस डिस्क्रिमिनेशन को हटाने के लिए, उनको एडवांसमेंट के लिए, उनको भी पब्लिक मतलब पब्लिक जॉब देने के लिए, पब्लिक कंपनी में बढ़ाने के लिए, कि वो भी हमारे देश के एक मतलब बहुत बड़े पिलर है, उनको भी आगे बढ़ाने के लिए हमको उनके एडवांसमेंट के लिए रिजर्वेशन देना होगा। इसीलिए स्पेशल प्रोविजन आर्टिकल 15 क्लॉज 4 में डाला गया, ताकि आने वाले समय में कोई भी इंसान, किसी भी इंसान को, चाहे वो ST हो चाहे SC हो, वो अपलिफ्ट हो सके। इसमें केस है बालाजी वर्सेस स्टेट ऑफ मैसूर, जो एयर 1963 ऑल इंडिया रैंक बताइए, और सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था। इसमें सुप्रीम कोर्ट जजमेंट, इसमें दो बहुत इंपॉर्टेंट बात की गई थी, और आप भी समझिए। आर्टिकल 15 क्लॉज 4 जो दिया गया हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, क्या ये कंपलसरी है? कंपलसरी बोले तो क्या स्टेट के पास कंपल्सन है कि वो ST SC के लिए उसको रिजर्वेशन देना ही पड़ेगा? सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास ऑफ सिटीजन के लिए रिजर्वेशन देना ही पड़ेगा? क्या ये कंपल्सन है उनके ऊपर? तो द आंसर इज नो। जो आर्टिकल 15 क्लॉज 4 है, ये इनेबलिंग प्रोविजन है। ये स्टेट के डिस्क्रिशनल पे है कि वो क्या चाहते हैं रिजर्वेशन देना। अगर उनको लगता है कि हाँ SC ST को रिजर्वेशन देना चाहिए, उन्हें लगता है कि सोशली एजुकेशनल बैकवर्ड क्लासेस ऑफ सिटीजन को रिजर्वेशन देना चाहिए ताकि वो आगे बढ़े, तो वो रिजर्वेशन दे सकते हैं। अगर उनको लगता है वो रिजर्वेशन नहीं देना चाहते हैं, तो वो उन्हें नहीं देंगे, और ना ही कोई पर्सन इस ग्राउंड को, इस आर्टिकल 15 क्लॉज 4 को लेकर कोर्ट जा सकता है। स्टेट के पास कोई ऑब्लिगेशन नहीं है, ये स्टेट के डिस्क्रिशनरी में है। तो ये बालाजी वर्सेस स्टेट ऑफ मैसूर बोला गया था। नेक्स्ट केस पढ़ते हैं हम, स्टेट ऑफ UP वर्सेस प्रदीप टंडन। बालाजी वर्सेस स्टेट ऑफ मैसूर बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। इसमें दो इंपॉर्टेंट वर्ड जरूर लिख लीजिए आप। इनेबलिंग प्रोविजन है सिर्फ आर्टिकल 15 क्लॉज 4 कि ये स्टेट मतलब स्टेट गवर्नमेंट पे है कि क्या वो देना चाहते हैं या नहीं, और दूसरा ये स्टेट पे कंपल्सन नहीं है, ये सिर्फ एक नॉर्मल डिस्क्रिशनरी पावर है। स्टेट ऑफ UP वर्सेस प्रदीप टंडन में क्या हुआ था कि बहुत सारे स्टेट ने, मतलब UP स्टेट ने क्या किया था कि जो रूरल एरिया से बिलोंग करते हैं, तो उनको ऑन द ग्राउंड ऑफ कि वो रूरल एरिया से बिलोंग करते हैं, उनको रिजर्वेशन दे दिया। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, आप गलत किए हैं, क्योंकि कोई भी रूरल एरियाज में जरूरी नहीं कि वहाँ पे लोग सोशली एजुकेशन बैकवर्ड रहते हैं, वहाँ पे अमीर नहीं रहते हैं, वहाँ रिच पर्सन नहीं रहते हैं, तो वहाँ पे इसीलिए ऑन ग्राउंड ऑफ रूरल एरिया आप उसको रिजर्वेशन नहीं दे सकते हैं, इट्स अनकॉन्स्टिट्यूशनल। एज वेल एज सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था कि जो उत्तराखंड के हिली एरिया से आते हैं उनको रिजर्वेशन देना ये कॉन्स्टिट्यूशनली लीगल है, अलाउ है, क्योंकि जो हिली एरियाज में आते हैं वो सोशली एजुकेशनल बैकवर्ड का एक कह सकते हैं उदाहरण है, एग्जाम्पल है। तो अब मुझे लगता है कि आपको 3 और 4 समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं 5 एंड 6 द लास्ट। बहुत सारे MCQ में सवाल आया है कि जो क्लॉज 5 आर्टिकल 15 क्लॉज 5 है, वो किस अमेंडमेंट के तहत ऐड किया गया है। तो ये याद रखिएगा, 93rd अमेंडमेंट एक्ट 2005 में आर्टिकल 15 क्लॉज 5 को ऐड किया गया, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें रिजर्वेशन के, अभी तक हम सिर्फ पढ़े थे ST SC के रिजर्वेशन और सोशली एजुकेशन बैकवर्ड क्लास ऑफ सिटीजन के लिए, लेकिन OBCs के लिए रिजर्वेशन हम बात नहीं की है। एडमिशन का मतलब एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के लिए, या आप कोई भी एडमिशन के लिए प्राइवेट कॉलेज में, तो ये सब के एडमिशन के लिए भी तो रिजर्वेशन देना होगा, ताकि जो गरीब लोग हैं, जो OBCs से बिलोंग करते हैं, उनको अपलिफ्ट करने के लिए। तो क्लॉज 5 स्पेशल प्रोविजन देता है स्टेट को कि आप
एजुकेशनली इंस्टीट्यूशन में, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे वो पब्लिक हो, उनको रिजर्वेशन देना पड़ेगा एडमिशन के लिए, ओबीसीज के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि ये आर्टिकल 15 क्लास 5 स्टेट को बोलता है कि आप भी अपने यूनिवर्सिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में एडमिशन के लिए रिजर्वेशन दीजिए, प्लस प्राइवेट इंडिविजुअल प्राइवेट यूनिवर्सिटी जो है उनको भी बोलता है कि आप स्पेशल प्रोविजन बनाइए एडमिशन के लिए एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के लिए, कि ताकि ओबीसी लोग वहां पढ़ सके, चाहे वो एडेड हो या अनएडेड हो बाय द स्टेट। लेकिन इसका एक्सेप्शन है स्टेट माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को मैंने MEI लिखा है, वो हम पढ़ेंगे आर्टिकल 30 में आगे जाकर। उस यूनिवर्सिटी जो माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से बिलोंग करता है, आप उसमें प्रोविजन नहीं बना सकते हैं आर्टिकल 15 क्लॉज 5 के बेसिस पे। नेक्स्ट इज दैट, नेक्स्ट बात करता है आर्टिकल 15 क्लॉज 6 रिजर्वेशन फॉर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। जैसा कि अभी मैं स्टार्टिंग से पढ़ रहा था, तो मैंने मैक्सिमम टाइम SC ST का बात की है, मैंने OBC का बात किया, मैंने विमेन का बात किया, मैंने चिल्ड्रन का बात किया, लेकिन मैंने एक जनरल जो जनरल में आते कैटेगरी में आते हैं, ज़रूरी तो नहीं कि जो जनरल कैटेगरीज आते हैं वो सब लोग अमीर ही हो, बहुत सारे ऐसे जनरल कैटेगरी में आते हैं जो गरीब होते हैं, इकोनॉमिकली वीकर होते हैं, तो उनको भी अपलिफ्ट करने के लिए ये 2019 में 103rd अमेंडमेंट लाया गया, और ये 124वां कॉन्स्टिट्यूशनल बिल है। ये आने वाले क्लैट एग्जाम, आने वाले UG एग्जाम, आने वाले JRF एग्जाम, लॉ के जितने भी एग्जाम है, ये जरूर आ सकता है ये सवाल कि किस अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को रिजर्वेशन दिया गया, तो आ सकता है, और किस अमेंडमेंट बिल के द्वारा। तो ये 124वां अमेंडमेंट बिल है और 103rd अमेंडमेंट एक्ट है। इसमें क्या हुआ था, इसमें स्टेट को इनेबलिंग प्रोविजन दिया गया था कि आप 10% अप टू 10% रिजर्वेशन इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को दे सकते हैं जो जनरल कैटेगरी से बिलोंग करता है, ऑन ग्राउंड ऑफ उनके फैमिली इनकम को लेकर और उनके इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज को लेकर कि वो इकोनॉमिकली मतलब उनको इकोनॉमिकली बहुत वीक है, तो उनको आप रिजर्वेशन दे सकते हैं, लेकिन कितना, अप टू 10%। याद रखिएगा ये स्टेट के लिए, जो इंडियन स्टेट है, जितने भी सारी स्टेट है, स्टेट के लिए ये इनेबलिंग प्रोविजन, ये डिस्क्रिशनरी कि उनको देना है दे, नहीं देना मत दीजिए, लेकिन सेंटर को देना तो कंपल्सन है, क्योंकि सेंटर ने कह दिया कि अप टू 10% रिजर्वेशन देना होगा। जैसे यूपीएससी, अगर यूपीएससी को 10% रिजर्वेशन देना ही पड़ेगा जनरल कैटेगरी को, लेकिन अगर झारखंड सरकार है या बिहार सरकार है तो उन पे ये डिस्क्रिशनरी कि अगर आपको देना है तो दीजिए, नहीं देना तो मत दीजिए। तो आज के लिए इतना ही। मुझे लगता है मैंने आर्टिकल 15 आपको बहुत अच्छे समझाया है। अगर आपको कोई भी कमेंट करना है, कुछ भी समझ नहीं आया, कोई भी केस आपको नहीं समझ आया, तो आप जरूर कमेंट करिए। आपको कुछ भी मुझसे आगे जाकर पढ़ना है या कोई भी लॉ के बारे कोई सवाल करना है, करियर को लेकर, कि अगर आप क्लास 12 में पढ़ रहे हैं और आपको समझ आ रहा है कि क्या मुझे लॉ क्यों करना चाहिए, या लॉ पढ़ने से क्या सिर्फ हम लॉयर ही बनेंगे और कोई करियर काउंसलिंग कुछ भी चाहिए, तो आप मुझे कमेंट, कॉल, मेल कुछ भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। प्लीज सब्सक्राइब, शेयर, लाइक एंड जो बेल आइकन है उसे जरूर हिट करें। थैंक यू सो मच।